नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टेप आईएएस में। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर कंडक्ट करवा लिया गया है और उसका जो सीसेट का पेपर था उसकी आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें मैथ का जो सेक्शन है वो मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लेवल भी देख लेते हैं कि भाई इस बार का जो एग्जाम का लेवल है वो काफी अच्छा पूछा गया है। यानी कि पिछले साल हमने देखा था कि जो मैथ का लेवल था वो कंपैरेटिवली पिछले साल प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में काफी लो था, लेकिन इस बार फिर से यूपीएससी ने लेवल को मेंटेन करके रखा है। यानी कि जो 2022 2023 में पेपर आता था उसी फ्रीक्वेंसी का पेपर इस बार 2025 में भी आया है। यानी कि पेपर अगर मैं मैथ की बात करूं तो लगभग सारे सवाल ही मुश्किल थे, इजी 2-3 ही थे बस। टोटल 34 क्वेश्चन है जो मैंने देखे हैं, टोटल 34 क्वेश्चंस हैं और उनमें से मैं ये कहूंगा कि 30 क्वेश्चन डिफिकल्ट ही हैं। सारे के सारे सवाल जो हैं वो जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर हैं, ऐसे स्पेसिफिकली टॉपिक्स के ऊपर सवाल जो है वो नहीं पूछे गए हैं और भर भर के नंबर सिस्टम डाला गया है। मतलब ये मान के चलिए कि 20-22 सवाल तो मुझे नंबर सिस्टम के दिख गए जो नॉर्मल जनरल मेंटल एबिलिटी के सवाल होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आंसर की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आई थिंक सेट ए है जो मेरे पास है, तो ये सवाल आपने देखे तो होंगे ही लगभग, है ना, हर बार। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, a natural number n is such that it can be expressed as n is equal to p plus q plus r, where p, q, r are the distinct factors of n. Then how many numbers below 50 are have this property? अब ये सवाल आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक के नंबर निकालने पड़ेंगे। जैसे एक 6 नंबर होता है तो इसके फैक्टर क्या होते हैं 1 2 3, तो एक नंबर ये हो गया, ठीक है हमारे पास। उसके अलावा अगर मैं 30 की बात करूं तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे हमारे पास, ये 5 10 और 15 होते हैं ना फैक्टर। और सम जो है वो किसके बराबर हो रहा है, 30 के बराबर होना चाहिए। सम जो है वो 30 के बराबर होना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको एक एक नंबर के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। बस क्या है कि प्राइम नंबर नहीं लेने, आपने प्राइम नंबर चूज नहीं करने। तो ये मैंने करके देखे थे पूरे, तो लगभग ये मान के चलिए जैसे 42 भी एक नंबर आया था, तो कुछ तो मुझे याद ही है, जिसमें 21 था। एक नंबर मैं यहाँ पे 14 लेके चलता हूँ 35 और एक नंबर 7 लेके चलता हूँ, सम कितना बन रहा है 42 बन रहा है। तो ऐसे टोटल 8 नंबर्स बने थे मेरे पास 50 तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छे लेवल का सवाल है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई इसका कोई तरीका होता है सोल्व करने का, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा, यानी कि प्योर जनरल मेंटल एबिलिटी। अगला सवाल अगर हम देखें तो इसमें बोला गया था कि 3 प्राइम नंबर्स p q r each less than 20 are is such that p minus q is equal to q minus r, then how many distinct possible values can we get for p plus q plus r? तो बताओ कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू जो है हमारी हो सकती है, ठीक है। तो इस सवाल को करना कैसे, देखो बच्चे, जब भी कभी ऐसा है, बस एक कीवर्ड है और कुछ नहीं है, सोल्व आपको पूरा ही करना है। बस एक कीवर्ड दे दिया उसने कि जैसे मैं मान लो नंबर लेके चलता हूं, एक 9 है, एक 12 है और एक 16 है, ठीक है। मैं इस तरीके से बोलता हूं, कह रहा है कि हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स हैं, 9 12 16 नहीं होगा, 3 कोई मैंने प्राइम नंबर्स लेने हैं और वो प्राइम नंबर हमारे इस तरीके से होंगे कि जो p माइनस क्यू होगा, मतलब 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस होगा, वो दूसरे 2 नंबर के जो 2 नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होंगे उनके डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया था कि बताओ p प्लस क्यू प्लस आर की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं, p प्लस कितनी हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो बन सकती हैं। तो इसको जब मैंने सोल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 4 मेरे पास, जो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इसमें 4 पॉसिबल वैल्यूज जो है वो बन रही हैं। आप कमेंट करके बताना अगर किसी की 5 भी बनी हो, बाकी 4 पॉसिबल वैल्यूज में आया था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको कहा गया है how many possible values of p plus q plus r are satisfying 1 by p plus 1 by q plus 1 by r is equal to 1, where p q r are natural numbers not necessarily in the same order, जहां पे not necessarily distinct, मतलब डिस्टिंक्ट हो ना हो, बस क्या होना चाहिए, p 1 by p 1 by q और 1 by r बराबर होना चाहिए 1 के। तो बताओ कितनी वैल्यूज हमारी बन सकती हैं। तो यहां पे मैंने जो देखा, अगर मैं इनको 3 3 3 पुट कर दूं तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास यही आ जाएगा 1। इसके अलावा अगर मैं इसको 1/4 फिर 1/4 फिर 1/2 पुट कर दूं तो तब भी आंसर कितना बनेगा 1। उसके बाद अगर मैं इसको 1/2 1/3 और 1/6 पुट करूं तो अगर मैं इनको सोल्व करता हूं ना बच्चे, तो ये भी क्या बनता है हमारे पास, आंसर इसका 1 ही बनता है। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इसमें 3 वैल्यूज बन रही हैं, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू बन रही हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखो अब ऐसे सवाल जो होते हैं ना, इनको गलत करने के चांसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक आधा भी मिस हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि एक आधा सवाल मुझसे भी गलत हो जाए, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है। अब मुझे भी 1 घंटे पहले ही पेपर मिला है, तो 1 घंटे में मैंने इसको सोल्व किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गलती हो सकती है। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको कोई चौथा मिला हो तो। वैसे इसमें 3 ही बनेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा बनता हो तो कमेंट में एक बार बताना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले सवाल की अगर मैं बात करूं, आपको बोला गया है कि टीम एक्स स्कोर्ड टोटल नंबर ऑफ n रन्स इन 20 ओवर्स, टीम वाई टाइड द स्कोर in 10% less overs. Had team Y average run rate been 50% higher, then the score would have been tied in 12 overs. ठीक है, तो आपको कहा गया है कि how many runs were स्कोर्ड बाय टीम एक्स। अब ये जो ऐसा सवाल है जो लगभग बहुत सारे बच्चों ने गलत करा होगा, ठीक है। अब देखो कहना क्या चाह रहा है, 20 ओवर का मैच था, वाई ने इसको अचीव कर लिया 10% कम ओवरों में, मतलब 18 ओवरों में, 18 ओवरों में अचीव करा है। अब उसने कहा कि उन्होंने अपना रन रेट, जो एवरेज रन रेट है, उसको 50% इंक्रीज किया और 12 ओवरों में वो कर लेते हैं अचीव उसको। जो पहले 18 ओवरों में अचीव हो रहा था वो 12 ओवरों में अचीव हो रहा है। मतलब ओवर्स का रेशियो कितना रहा? 3:2। मतलब पहले 3 ओवर अगर थे तो अब 2 ओवर लगेंगे, 3:2। तो जो अपना रन होंगे हर ओवर में, उनका रेशियो क्या रहेगा हमारे पास? 2:3। उनका रेशियो क्या रहना चाहिए? 2:3। और यही सवाल में बोला गया है कि 50% इंक्रीज किया गया है, यानी कि 100 से 150 किया गया है। तो ये भी क्या है? 2:3 है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो बेटा कि इस n की जगह पे 72, 144, 216 कुछ भी पुट कर लो, आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होएंगी। इवन अगर आप 100 भी पुट करते हो ना, तो तब भी आपकी कंडीशन जो है वो प्रॉपरली क्या हो जाएंगी? सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। कुछ भी अगर आप पुट करते हो तो आपका आंसर सही निकलेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कि हम कंक्रीट लेवल पे नहीं बता सकते हैं कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। अब ये ऐसा सवाल है जिसका आंसर कांट भी डिटरमाइन होना चाहिए। अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने कहा नहीं 71 पे सेटिस्फाई होती है कंडीशन, तो बच्चे 72 पे भी होती है, 144 पे भी होती है, 216 पे भी होती है। आप तीनों पे करके देखो ना, एक बार तीनों पे करके देखिएगा, आपकी तीनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? कांट भी डिटरमाइन। अब 3 ऑप्शन तो नहीं दे सकते, तो कांट भी डिटरमाइन के हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने रन बनाए होंगे। हो सकता है 72 बनाए हो सकता है 144 बनाए हो सकता है 216 बनाए हो, ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय k%, देन डिक्रीज्ड बाय k%, देन अगेन k%, देन अगेन k%। ये मेरी क्लास का सवाल है बच्चे, डायरेक्ट पूछ लिया गया था। इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बता देता हूं करना कैसे। देखो ये तो होने से रहा, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, तो सॉल्व कैसे करते हैं? देखो कह रहा है कि प्राइस जो है ना कमोडिटी का पहले P था, फिर उसको क्या किया गया है? k% इंक्रीज किया गया है। तो k% इंक्रीज कैसे होता है? 100 प्लस k अपॉन 100, फिर k% डिक्रीज किया 100 माइनस k अपॉन 100, और फिर से यही चीज प्रोसेस दोबारा करी गई है, यानी कि इसका स्क्वायर, ये चीज करेगी, इसका स्क्वायर करा गया फिर से। और इतना करने के बाद क्या हुआ? प्राइस क्या बन जाता है हमारे पास? Q, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं इसको सोल्व करूं ना, तो ये ऐसे आएगा P, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाय ये क्या बनेगा? 10,000, और 10,000 का स्क्वायर तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 8। तो इसको सारे को हटा के मैं यहां पे बराबर लिख देता हूं 10 की पावर 8Q। तो इसलिए 4 वाला तो आंसर नहीं होगा। तो Q और 10 टाइम्स 8 टाइम्स 10 और Q तो रहेगा ही रहेगा एक तरफ, और यहां पे अगर आप देखो तो इसका भी स्क्वायर यहां पे है कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? P, इसको 10,000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 4 माइनस k स्क्वायर, और आगे 2 10 की पावर 8Q। अब देखो कौन सी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है ये कंडीशन? तो k का स्क्वायर का स्क्वायर, k का स्क्वायर का स्क्वायर, और 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर 1 पे ये पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जो वो सवाल जो मतलब कि थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, उनको मैं साथ साथ सोल्व भी करवा दूंगा, ठीक है। अगला सवाल देखो जी। अब ये सवाल तो सीधा सीधा सवाल था बच्चे। अब बहुतों ने ये भी गलत कर दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख के कि प्राइस 10% अगर बढ़ा है तो क्वांटिटी भी 10% कम हो जाएगी। इसमें कुछ XYZ मानने की आवश्यकता नहीं है। प्राइस अगर 10% बढ़ेगा तो 10 से 11 होगा, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 11 से 10 हो जाएगी। तो क्वांटिटी 1/11 घटेगी।
क्वांटिटी घटेगी तो कम डिस्टेंस कवर होगा, है ना। तो पहले अगर 2200 डिस्टेंस कवर हो रहा था, तो अब 1/11 डिस्टेंस क्या रहेगा, कम डिस्टेंस कवर होगा, जो कि किसके बराबर होगा जी, 200 किलोमीटर से। यही आपसे पूछा गया है कि पहले से कितना कम डिस्टेंस कवर हुआ होगा, 200 आंसर रहा होगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 220 भी आंसर किया हो, सीधा 10% माइनस करके, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आप देखो क्वांटिटी, तेल कितना कम डला, तो आप कहोगे 1/11 तेल कम डला, तो 1/11 तेल कम डलेगा तो 1/11 डिस्टेंस भी कम कवर होगा, 1/11 किसका, 2200 का, तो आंसर आएगा 200 किलोमीटर। अगला सवाल देखो जी, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, सीधा एलसीएम का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि एक 4 डिजिट नंबर है n, इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3569 लीव्स रिमाइंडर 1347। तो करते कैसे, आप सभी को पता है इसका कैसे करना होता है। एलसीएम लो पहले सबसे, एलसीएम अगर मैं लेता हूं 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 और 6 का 30, 30 और 9 का कितना होता है 90। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि 90 में से आप ऐसा करो कि 2 माइनस कर लो, कितना आएगा हमारे पास 88। तो 88 एक ऐसा नंबर होगा जो इनको डिवाइड करके एक रिमाइंडर देगा हमेशा, 1 3 4 7 रिमाइंडर देगा। लेकिन आपने पता क्या करना है, 2 माइनस अभी नहीं करना। आपसे पूछा गया है 4 डिजिट का नंबर, अगर आपसे लीस्ट नंबर पूछता तो 88 आंसर होना था, लेकिन आपसे पूछा 4 डिजिट का लीस्ट नंबर, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1000, बटे करेंगे हम इसको 90, 90 से काटो जी, 90 एकम 90, फिर 10 बचा, 90 एकम 90, फिर 10 बचा, यानी कि 10 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर मैं इसमें 10 कम कर दूं तो 990 पूरा 90 से कैंसिल होता है, या फिर उससे नेक्स्ट वाला नंबर 1080 जो है वो 90 से पूरा कैंसिल होता है। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना, हमें रिमाइंडर चाहिए 1347, तो हम क्या करेंगे, यहां पे -2 कर देंगे। अगर मुझे एक रिमाइंडर चाहिए 3 से डिवाइड करने पे, तो जहां तो मैं इसमें एक रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या करूंगा जी, इसमें जहां तो +4 करूंगा या फिर -2 करूंगा। तो मैंने -2 कर दिया क्योंकि मुझे लीस्ट नंबर चाहिए था, तो 1078 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इसमें क्या बोला गया है कि अगर मैं इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो बताओ यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब यहां पे देखो कोई भी इवन नंबर नहीं है, क्योंकि अगर एक भी इवन नंबर होगा तो पीछे 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 गुना 2 होके 10 हो जाएगा। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि किसी भी ओड नंबर को अगर आप एक बार 5 से गुणा कर दो, अब ये वाला कोई भी ओड नंबर हो, रिजल्ट के यूनिट प्लेस में हमेशा 5 होता है। तो यहां पे एक बार 5 आ गया ना, तो 5 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करते हो, यहां पे 999 की जगह पे चाहे 999 का भी 999 होता, 6 बार 9 लिखा होता, जितना मर्जी लिखा होता, अगर यहां पे मान लो ये काट के अगर n भी लिखा होता ना, तो तब भी यूनिट प्लेस पे कितना आंसर आना था हमारे पास, 5। ये 5 ही रहना था, ठीक है। अगला सवाल देखो जी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कंसिडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 1 ऑफ 2 3 5 7 और 9। अब इसको करने के भी 2 तरीके हैं बच्चे। पहला तरीका तो यह कि ऐसा करो, काउंट करो, है ना, काउंटिंग कर लो कि कितने प्राइम नंबर होते हैं जी सारे, ठीक है, फर्स्ट 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर चेक कर लो, ये भी कर सकते हैं, या फिर इसको यूनियन से किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसको करने के बच्चे 2 तरीके होते हैं। एक तो हम काउंट कर लेंगे सारे कि कौन कौन सा नंबर है जो इनसे डिवाइड नहीं होता है। दूसरा तरीका होता है यूनियन मेथड, यानी कि हम इसका यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे कि कौन से नंबर है जो 50 से डिवाइड हो जाते हैं, 50 से नंबर कितने तक डिवाइड हो जाएंगे। तो आप क्या कहोगे कि 100 तक अगर चलना है तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 50 नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 50 नहीं होंगे। उसी प्रकार से 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 3 से डिवाइड करने पे 33 नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 33 नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, 66 डिवाइड नहीं होंगे। उसके बाद 5 से करेंगे 20 डिवाइड हो जाएंगे, 80 नहीं होंगे, है ना। इसी तरीके चलते चलते फिर हम 2-2 का पेयर बनाएंगे इस तरीके से, फिर हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। तो ऐसे चलते चलते जब आप जाओगे तो माइनस कर करके आपका आंसर आएगा 22।
ठीक है 22। हालांकि इसके साथ मेरे एक कलीग है वो कह रहे हैं इसका नहीं, इसका 21 आएगा, तो हमने काउंट भी किया था तो 22 आ रहा है। तो आप भी एक बार कमेंट करके बताना कि 21 आएगा या 22 आएगा। तो हमने दोनों ने कहा कि चलो 22 पे अभी तक करते हैं, बाकी बच्चे कमेंट में बता देंगे। ठीक है, तो 22 बन रहा है इसका आंसर। अगला सवाल है हमारे पास कि 4 if 4 is less than or equal to x is less than equal to 8 and 2 is less than equal to y less than equal to 7, then what is the ratio of the maximum value of x plus y and minimum value of x minus y? x और y की मैक्सिमम वैल्यू और x और y की मिनिमम वैल्यू की हमने बात करनी है, माइनस y का मिनिमम वैल्यू देखना है और x प्लस y का मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बेटा तो मैक्सिमम नंबर पुट कर लो x और y के, तो x और y पे मैक्सिमम नंबर पुट करेंगे तो 15। उसी प्रकार से अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैं मिनिमम वैल्यू मेरे पास कब आएगी, जब मैं इसका मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास जी 4 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास जी 7। तो 4 माइनस 7 कितना होता है जी -3। तो 15/3 माइनस का कहीं भी नहीं है, तो आंसर आएगा हमारे पास नन ऑफ दिस। मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, तो -15/3 आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर। बट देखो अब समझना इस चीज को, नन ऑफ दीज हो सकता है कि जिन्होंने आंसर करा होगा, इसमें भी एक थोड़ा सा झोल है। अगर मैं -15/3 करता हूं तो ये रेशो क्या बनेगा हमारे पास, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशो, आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करी गई है। तो कुछ बच्चों ने हो सकता है ऐसा करा हो कि उन्होंने मिनिमम रेशो बनाई हो, तो मिनिमम रेशो ये बनेगी वैसे, क्योंकि 7.5 माइनस के 5 से क्या होता है जी छोटा होता है। बट उसने क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो y x और y की मिनिमम वैल्यू देखनी है, जो कि -3 थी, इसलिए नन ऑफ दिस हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो बच्चे, अगले सवाल में क्या कह रहा है, लेट बोथ p एंड k आर प्राइम नंबर सच दैट p स्क्वायर प्लस k इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड लेस देन 30। तो आपको बोला गया हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, k की कितनी पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज बनती हैं। तो मैं ऐसा करता हूं बच्चे, p को मैं 2 पुट करता हूं, p को मैं 2 पुट कर लेता हूं। अब देखेंगे कि k की कितनी पॉसिबल वैल्यूज बन रही हैं। तो p स्क्वायर प्लस k जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो p स्क्वायर तो 4 हो गया, तो पहली वैल्यू आ जाएगी 3, कितना हो गया 7 प्राइम नंबर है। दूसरी मैं ऐसा करता हूं 4 + 7 मान लेता हूं, तो कितना बनेगा 11, कितना होगा प्राइम नंबर होगा। उसके बाद मैं ऐसा करता हूं इसमें 11 पुट करूंगा तो नहीं आएगा, 9 पुट करूंगा तो नहीं आएगा, 13 पुट कर लेता हूं जी, कितना बनेगा जी 17 बन जाएगा। और देखो जी 19 बनाने के लिए 15 नहीं होगा, 19 पुट कर लेते हैं, कितना बनेगा जी 23 बनेगा, हो गया प्राइम नंबर। और देखो जी 23 पुट करते हैं, 27 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 4 वैल्यूज आ रही हैं अभी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो मैं 3 पुट करूं, p को अगर मैं 3 पुट कर लेता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 प्लस k को अगर मैं 2 पुट करता हूं तो कितना बनता है 11, और ये भी क्या होता है प्राइम नंबर। इसके अलावा यहां पे मैं कोई भी नंबर पुट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अगर मैं नंबर पुट करूंगा तो वो 3, 5, 7 कुछ भी ऐसा होगा जो कि क्या बनाएगा इवन नंबर, तो इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 आंसर। तो मतलब देखो आपको ये वाले सवाल बहुत सारे देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, और एक भी अगर कम ज्यादा करी तो सवाल गलत। तो ये सोच समझ के हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, इसमें क्या बोला गया है कि देयर आर n सेट ऑफ नंबर्स ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विद एलसीएम इक्वल टू 1001 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये बेटा एसएससी का सवाल है, फिक्स सवाल, मतलब ये बहुत बार पूछा गया है जी पेपर में। 1001 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है ये 9, 11 और 13 का। ठीक है, तो इसमें 8 पॉसिबल वैल्यूज बनती है n की टोटल 8 पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं। एसएससी का फिक्स क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला सवाल देखो, नंबर सिस्टम का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि भाई PQR एक 3 डिजिट का नंबर है, PPT एक 3 डिजिट का नंबर है, PS एक 2 डिजिट का नंबर है, PQRST पांचों क्या है डिस्टिंक्ट नंबर है, जीरो कोई नहीं है। तो आपको बोला गया है कि PQR माइनस PS इज इक्वल टू PPT, देन Q इज इक्वल टू 3 है, Q की वैल्यू 3 है, तो और T जो है वो 6 से कम है। तो बताइए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है R और S की। अब ये जो सवाल है ना, ये 2020 में आए थे ऐसे सवाल, है ना, तो 2020 के बाद 5 साल के बाद फिर से ऐसे सवाल जो है रिपीट होने शुरू हुए हैं। अब चेक करना 2020 का 2021 का पेपर, ऐसे सवाल आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलो करते हैं बच्चे। आपको कहा गया है कि भाई PQR माइनस PS जो है वो किसके बराबर है जी PPT के, और Q का वैल्यू बेटा 3 है।
तो आपको बोला गया है कि बताओ क्या हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी आर और एस की। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, टी की वैल्यू 6 से कम रखनी है, 6 भी नहीं रखनी, 6 से कम रखनी है, यानी कि पी जो है वो 1 to 5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये टी 5 कैसे आ सकता है, मैं ऐसा करता हूं 9 और 6 मान लू, पहला पेयर, पहला सेट हो गया, 9 6 15 दिख रहा है ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 9 और 6 मान लेता हूं इसको, तो 15, 5 हो गया हमारे पास, 9 6 15 5, और यहां पे ऊपर एक कैरी हो गया। ठीक है, ऊपर एक क्या हो गया, कैरी हो गया, 3 और 1 कितना हो गया जी, 4 हो गया जी, 3 और 1 ये 4 हो गया, 4 और क्या लिख सकते हैं हम यहां पे इसको पी बनाने के लिए, 4 और 2 6, 4 में मैं क्या ऐड करूंगी, ये पी बन जाए हमारे पास, है ना। कोई एक नंबर देखो, क्यू को 3 मानना है मुझे, ठीक है, पी क्यू आर और यहां पे पी एस है, बिल्कुल सही है, ये भी 3 और 1 4 है, और देखो इसमें क्या लग सकता है वैसे, है ना, एक सेकेंड, 4 तो यहां पे है ऑलरेडी, अगर मैं इसको 2 लिख दूं तो ये 6 बनेगा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। इसमें 8 और 5, सॉरी ये प्लस नहीं करना था, माइनस करना था, है ना मुझे, 1 सेकेंड, ये माइनस लिखा हुआ है ना, तो 9 माइनस 6 कितना होगा, 3 होगा, 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा ये, है ना, और यहाँ पे 3 ही है, ये क्यू की वैल्यू 3 ही है हमारे पास, है ना। तो 3 में मैं क्या करता हूं जी, माइनस कर देता हूं 2 को, 3 में -2 करूंगा तो ये कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें, है ना, अभी इसमें कुछ भी नहीं बन रहा है हमारे पास। एक बार आप भी देखिए क्या बन सकता है बच्चे। मैंने इसको सोल्व तो किया था, वैसे बहुत सारे बन रहे थे हमारे पास, 3 4 बन गए थे। एक सेकंड फिर से करते हैं, पी क्यू आर और यहां पे पी एस, और ये बनेगा पी पी टी। टी की वैल्यू को 6 से कम रखना है, और ये नंबर मैं क्या कर रहा हूं, माइनस, तो यहां पे मैं ऐसा करता हूं 8 चूज कर लेता हूं, यहां पे 5 चूज कर लेता हूं, ये कितना आएगा 8 - 5 3, और ये 3 है ऑलरेडी। तो 3 में ऐसा कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि हमारे पास वो सेम नंबर फिर से निकल के आ जाए, है ना। तो 8 अगर मैं पुट करता हूं, अभी ये आ नहीं रहा है दिमाग में, इसको अभी हम स्किप करते हैं। अब देखो ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ये स्किप करने वाले ही हो जाते हैं, फिर इसका आंसर मैं आपको बाद में जरूर दूंगा, आप भी कमेंट करके एक बार मुझे दीजिएगा आंसर कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, सुटेबल। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट 7 × 343 385 एंड दीज ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 35 की पावर n। मुझे बेसिकली ये बताना है कि 35 के कितने हमारे पास नंबर बनेंगे, 35 × 35 कितनी बार इसमें आ सकता है। तो 35 बनाने के लिए मुझे 7 और 5 देखने हैं कितनी बार आएंगे, 7 और 5 जितनी बार भी आएंगे, उनके पेयर जितनी बार आएंगे उतनी यहां पे पावर बन जाएगी। तो ये यहां पे 7 है, ये 7 का क्यूब होता है बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूं जी 35 × 11, इसको मैं यहां पे 5 आ सकते हैं मेरे पास 3 बार, 125 × 8 होता है 1000, ठीक है, 24 1 होता है 7 की पावर 4, और ये 7 एक बार ही आएगा यहाँ पे। तो अगर मैं काउंट करूं कि 5 कितनी बार बनेंगे, तो एक बार यहां पे बनेगा, 3 बार यहां पे बन जाएंगे, तो 4 बार बनेंगे हमारे पास 5, और 7 तो बहुत बहुत है, एक यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 1 वहां पे है, तो 4 मेरे पास पेयर बनने वाले हैं, यानी कि 35 की पावर कौन सी रहेगी हमारे पास, 4 रहेगी। ठीक है, अगला सवाल देखो जी, इसमें क्या बोला गया है, पी और क्यू जो है वो सर्कुलर ट्रैक में चल रहे हैं। ये एलसीएम का सवाल सीधा सीधा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वही जो 2 3 मैं कह रहा था ना इजी सवाल है, इट इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि पी क्यू जो है वो सर्कुलर ट्रैक में चलते हैं 5 बजे, ठीक है, और पी जो है वो 5 राउंड चलता है हर घंटे, और क्यू जो है वो 8 राउंड चलता है जी हर घंटे, 8 राउंड चलता है, सॉरी 3 राउंड चलता है जी हर घंटे। तो आपको बोला गया है कि 5:20 से लेके 7 बजे तक कितने बार ये एक दूसरे को मिलेंगे। तो यहां पे लेंगे जी हम एलसीएम, कितना आएगा 15, तो यहां पे 3 और यहां पे कितना आ जाएगा 5, मतलब ये 1 घंटे में, ये 1 घंटे का टाइम था ना, 1 घंटे में ये 8 बार मिलेंगे बच्चे, 5 और 3 8, ऑपोजिट में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा,
ठीक है, अगर सेम में जा रहे होते तो माइनस हो जाता, 2 हो जाता, ऑपोजिट में जा रहे तो ऐड हो जाएगा। 1 घंटे में 8 बार मिले हैं, यानी कि 60 मिनट में 8 बार मिले हैं। ये आपको बोला गया है कि बताइए कितने मिनट है ये, 5:20 से लेके 7 बजे तक 100 मिनट बनता है। तो 100 मिनट यानी कि इसका मैं क्या करूंगा, 5/3 हो गया 100 मिनट। तो यहां भी क्या कर देंगे 5/3, तो इतनी बार मिलेंगे टोटल। 40/3 अगर मैं करता हूं तो कितना आ रहा है जी 13। तो 13 टाइम्स ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, 13 टाइम्स एक दूसरे को मिल जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो फिर हमारा आंसर बनना था जी, यहां पे 2 हो जाना था, तो 10/3 3 आंसर होना था फिर, अगर सेम में होते तो। अगला सवाल देखो जी, अब कह रहा है कि एक ट्रेन है ट्रैम है, ये ओवरटेक करता 2% एक्स और वाई का। अब ये मेरी असाइनमेंट का सवाल था, बस ट्रैम की जगह पे ट्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि बताओ लेंथ कितनी है ट्रेन की। यहां पे अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड कैसे निकलती है, हम क्या करेंगे, 3 गुना 8, 4 गुना 9, 8 या 24, 24 और 36, डिफरेंस कितना आएगा 12 का, डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस कितना 1 का, स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ऐसे ही अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होती है, डिस्टेंस। तो किसी एक पर्सन की बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 9 इंटू 5/8 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 8 सेकंड। तो 9 गुना 2 होता है 18, और ये 4 से कैंसिल, आंसर आएगा 20 मीटर आ जाएगा ट्रैम का लेंथ। 20 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये भी मतलब इजी ही मान के चलेंगे। अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं, जितना मुश्किल पेपर है उसके कंपैरेटिवली ये तो आसान ही है, ठीक है। अब ये वाला सवाल था, कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था एक बार कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 5 5 4 3 2 1, बताओ किसका स्क्वायर होता है ये। तो भाई ये स्क्वायर होता है हमारे पास इसका। 9 बार अगर मैं एक 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 लिखता हूं ना तो उसका स्क्वायर बनता है ये। तो आपको बोला गया हाउ मेनी डिजिट डज द नंबर एन हैव, तो आंसर आएगा 9 आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला सवाल देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। आपको बोला गया है कि एक सेट है 20 पाइप्स का, 70% टैंक भरती है 14 मिनट में। तो बेटा इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि 20 पाइप है, क्योंकि सवाल में कहीं भी पाइपों का जिक्र नहीं है। तो पहला सेट है एक्स जो कि 70% काम करता है 14 मिनट में, तो पूरा काम करेगा 20 मिनट में। फिर एक वाई है जो कि 3/8 काम करता है 6 मिनट में, पूरा एक काम करेगा जी 16 मिनट में। फिर एक जेड है जो कि आधा काम करता है 20 मिनट में, पूरा काम करेगा 40 मिनट में। एलसीएम ले लिया जी। अब ये नेगेटिव वर्क है, ये क्या करता है जी, जो तीसरा है वो एम्प्टी करता है जी आधा टैंक, तो ये नेगेटिव वर्क है। तो एलसीएम 80 आ जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी 4, यहाँ पे एफिशिएंसी 5, यहाँ पे एफिशिएंसी -2। अब आपको कहा गया है हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड, मतलब दो आधी बंद आधी ऑन है, और इसकी आधी चला दी है, तो मतलब 2 + 2.5 ये ऑन है, ठीक है, और ये भी पूरी की पूरी ऑन है -2। तो ओवरऑल कितना भरेगा हर मिनट, अब 2.5, तो 2.5 अगर हर मिनट भरेगा तो कितने टाइम में टैंक भर जाएगा, 16 मिनट में। 16 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। टैंक वैसे ये 32 आ रहा है, लेकिन आधा भरना है ना, तो आधा भरने के लिए आधा किया था मैंने ये वाला, तो ये 40 हो जाएगा, तो 40/2.5 कितना होगा, 16 मिनट हो जाएगा, और यही हमारे सवाल का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो जी, आपको बोला गया है कि भाई n इज द नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर इफ ऑफ 1n + 2n, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, बस नेचुरल होनी चाहिए, n को 0 पुट मत करना, ठीक है। तो n को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 + 2/4, पहला रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, 3/4 है तो 3 ही रिमाइंडर है, एक ये बन सकता है डिस्टिंक्ट। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 1 की पावर 2 तो 1 नहीं होता है, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 5/4 रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। अब आप जितनी मर्जी पावर पुट कर लो, मैं 4 पावर पुट कर लेता हूं तो ये तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 4 क्या होगा 16, तो 4 से डिवाइड अगर हम करेंगे, 2 की पावर जितनी मर्जी हो जाए 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, तो पीछे 1 ही बचेगा, तो 1 रिमाइंडर आता रहेगा हमेशा। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट हमारे पास कितने रिमाइंडर आए हैं 2, तो 2 हमारे पास क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट p इज इक्वल टू QQQ बी अ 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड 481। देखो जी QQQ, ये जो नंबर होता है ना, जैसे 111 है, 222 है, 333 है, 37 से कैंसिल होते हैं जी, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, 111 37 × 3,
2 2 2 क्या होगा 37 गुना 6, उसके बाद 3 3 3 क्या होगा 37 गुना 9, तो 37 से डिवाइड होते हैं। तो ये वाला नंबर जो है इसको मैं अगर 1 1 1 लेके चलता हूं तो ये 37 से डिवाइड हो रहा है। मुझे बस ये देखना है कि ये वाला नंबर 37 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर ये भी 37 से डिवाइड हो गया तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 37 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 37 इंटू 1 होता है 37, कितना बचा जी 11, तो 37 इंटू 3 कितना हो गया 14। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, 37 हमारा आंसर हो जाएगा। 37 हमारे सवाल का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो जी, आपको बोला गया 489th डिजिट क्या रहेगा नंबर का। ये जो चल रहा है ना, ये डिजिट चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स का सवाल है ये कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहे होंगे, और आपसे बोला गया है 489th डिजिट क्या रहे होंगे। तो देखो बेटा, अगर 9 तक लिखना है तो 9 डिजिट लगेंगे। ठीक है, 10 से लेके 99 तक लिखना है तो 90 डिजिट बनते हैं, 180 डिजिट रहेंगे। मतलब 1 से लेके 99 तक लिखने में 189 डिजिट लग रहे हैं हमको। ठीक है, तो टोटल कितने डिजिट यूज करने हैं हमने 489, यानी कि 300 डिजिट हमें और चाहिए। तो 300 डिजिट अगर और चाहिए तो मुझे 100 से लेके कहां तक लिखना पड़ेगा बच्चे, मुझे कितने, ये जो 300 डिजिट है आगे चल के 100 नंबर आएगा ना, ये जो 100 आएगा ये 3 डिजिट नंबर है, यानी कि 100 3 डिजिट के नंबर और लिख सकते हैं हम। तो ये कहां तक रहेगा 299 तक, सॉरी 199 तक। ठीक है, तो जो ये वाला डिजिट है ये 300वां डिजिट होगा, यानी कि लास्ट वाला डिजिट होगा, जो कि कितना होगा 9 होगा। तो 9 हमारे सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, कह रहा है मेरे पास 5 डिजिट का नंबर है जी, पी क्यू आर एस टी 5 डिस्टिंक्ट नंबर है, टी इज नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद पी थ्राइस है टी के, एस इज ग्रेटर देन क्यू बाय 4 वाइल क्यू इज ग्रेटर देन बाय आर बाय 3। तो हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। तो ये मैंने बना के देखे थे, टोटल 4 नंबर बने हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने बने थे। ठीक है, मेरे तो 4 बने थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कहा गया है कि x जो है वो काम खत्म करता है जी 1/3 काम खत्म करता है 6 डेज में, y 1/3 काम करता है। ये भी सिंपल सवाल है बिल्कुल, है ना, अभी पाइप एंड सिस्टम का करके हटे थे, उसी फ्रीक्वेंसी का ये सवाल है हमारे पास। तो चलिए देखो कैसे करना है। x जो है वो 1/3 काम करता है 6 दिन में, पूरा काम करेगा 18 दिन में। y जो है वो 1/3 काम करता है 8 दिन में, y जो है पूरा काम करेगा जी 24 दिन में। z जो है वो 3/4 काम करता है 12 दिन में, पूरा काम करेगा जी z 3/4 तो 16 दिन में हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, 144 आ जाएगी 144, एफिशिएंसी 8 6 और 9। उसके बाद आगे उसने क्या बोल दिया कि एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक्स और जेड जो है वो क्विट कर देते हैं, और वाई जो है बचा हुआ काम 8/2/3 डेज में करता है। तो बताओ एन की वैल्यू क्या है, कि कितने दिन तक एक्स और जेड ने काम किया, ये पूछा हुआ है। तो बच्चे देखो, हमें इतना पता है कि वाई बचा हुआ काम 8/2/3 यानी कि 26/3 दिनों में करता है। तो 26/3 दिन में वाई काम कितना करेगा, गुणा 6 कर दे, एक दिन का काम तो 52 काम करेगा। तो पीछे कितना बचा होगा जी, जो एक्स और जेड ने करा है। ठीक है, सॉरी पीछे जो काम है वो किन्होंने करा हुआ है, ऑल तीनों काम करते हैं ना, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n डेज। तो एक्स वाई जेड तीनों काम करते होंगे, कितना काम करा होगा उन्होंने, माइनस करके देखो तो ये बनेगा जी 2 और 9। अब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 23, तो 92 काम करने में कितना समय लगा होगा जी 4 दिन। तो पहले एक्स वाई जेड ने 4 दिन काम किया, एक्स और जेड छोड़ के चला गया, और बचा हुआ काम वाई ने करा है कितने दिन में जी 8/2/3 डेज में। इसका आंसर 4 डेज होगा जी, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखो जी, आपको बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज व्हेन इंक्रीज बाय 50% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड। बिल्कुल सही है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर अनचेंज्ड हो सकते हैं, और उसी नंबर को अगर 150% इंक्रीज कर दे तो तब भी अनचेंज्ड रहेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चे। देयर आर मैनी नेचुरल नंबर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर्स की बात करिए, और वो सेम रह सकते हैं, कैन बी सेम, है ना। तो आंसर रहेगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखो जी, आपको बोला गया है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 6। अगर इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास जी, क्या आना चाहिए, पूछा हुआ है। अब एक चीज देखो बच्चे, 6 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब ये सारे के सारे नंबर जो है ये 9 की पावर हैं, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर फिर भी 9 का मल्टीपल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो जो नंबर 9 का मल्टीपल होता है बेटा वो 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 3 से तो एनी डे डिवाइड हो जाएगा वो। मुझे बस ये देखना है कि सम करने के बाद क्या इवन नंबर आ रहा है कि नहीं, कि वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं,
क्योंकि अगर 2 से डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक रिमाइंडर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब देखो बेटा, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 और उसके बाद 9 की पावर 100 है। तो अगर मैं ऐसे करूं कि 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 की बात करूं तो ये होता है जी 9 प्लस 81 कितना हो गया जी 90। ठीक है, अगर मैं मान लो 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 करके देखूं तो ये कितना बनेगा, ये 729 होता है और ये होता है जी 6561। यार सिंपल सी बात है, किसी भी दो नंबर्स को अगर आप किसी भी दो नंबर्स को कोई भी दो नंबर का पेयर बना दो, आप उनको अगर आप ऐड करोगे, देखो बेटा ये भी ओड नंबर ये भी ओड नंबर, सम करोगे तो इवन नंबर। तो यहां 100 तक चल रहा है, तो मतलब पेयर बनते जाएंगे, लास्ट तक पेयर बनेंगे, यानी कि आंसर इवन नंबर में होने वाला है। तो आंसर अगर इवन नंबर में होगा तो 6 से भी डिवाइड हो ही जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है तो, है ना। तो आंसर क्या रहेगा इसका 0, रिमाइंडर कोई बचेगा ही नहीं, पूरा डिवाइड होएगा ये नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे 99 तक होता ना तो पंगा पड़ जाता, फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, अदरवाइज क्या आएगा इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो जी, अब फटाफट एक बार आंसर करते हैं। इसमें क्या आया हमारे पास जी, कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स हैं, आंसर दो जी। आपको बोला गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, तो कौन सा जी, 1 2 3 सॉरी 8 की बात करते हैं, 1 2 4 और 8 अपने आप में। आपको किसी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पता है सिंगल डिजिट का 8 एक ऐसा नंबर होता है जिसके 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, 1 2 4 8। तो हमें क्या करना है, आंसर क्या होगा, द कॉन्सेप्ट द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। मुझे स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है कि 2 उनमें से फैक्टर होगा या 3 उनमें से फैक्टर होगा, स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है और आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो जी, आपको क्या बोला गया है इसमें कि let PQRS be the distinct non-zero digits if PP into PQ is equal to RRSS और P और Q जो है वो 3 और 4 के बराबर या कम है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि स्टेटमेंट 1 है R इज इक्वल टू 1, स्टेटमेंट 2 है S इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को मिला दूं यहां पे, तो यहां पे क्या बनेगा 1 1 2 2, यही है ना। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दो सेम नंबर होने चाहिए हमारे पास कि ये नंबर बन जाए, तो मुझे पता है बेटा 33 इंटू 34 होता है ये। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट्स का यूज करके इन सवालों को निकाल सकता हूं, तो आंसर क्या रहेगा, दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के सवाल का आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखो जी, आपको बोला गया है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq वेयर pq आर नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव। कि बताओ क्या वैल्यूज होनी चाहिए, p बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट की बात हो रखी है कि पॉजिटिव आंसर आना चाहिए यहाँ पे। तो बच्चे अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो प्लस 2pq माइनस 4pq क्या बनाएगा, माइनस 2pq बना देगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या रहेगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो भाई p की वैल्यू चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव आ ही जाएगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है, आंसर हमारा पॉजिटिव आ ही जाएगा हमेशा। ठीक है, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जी। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि T20 क्रिकेट थी, 3 प्लेयर एक्स और वाई जेड और उनके टोटल रन कितने हैं 37। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय एक्स टू द नंबर ऑफ स्कोर्ड बाय वाई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय वाई इज टू द नंबर ऑफ जेड। बताओ क्या रहेगा हमारे पास। अब ये जो रेशियो है ना वो बराबर है। ठीक है, रेशियो क्या है हमारे पास, बराबर है। जितना स्कोर बनाया है जी हमारे पास एक्स ने और जितना बनाया है वाई ने वो रेशो, और जितना वाई ने स्कोर बनाया और जितना जेड ने बनाया वो रेशो, दोनों क्या है हमारे पास जी बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ क्या वैल्यूज रहेंगी, यहां पे हमारे पास क्या वैल्यूज जो हैं वो रहने वाली हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं ऐसे मान लूं कि एक ने 9 रन बनाए, एक ने 12 और एक ने 16, तो एक्स और वाई का रेशो क्या रहेगा 3:4 और वाई और जेड का रेशो क्या रहेगा 3:4। ठीक है, मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि एक ने एक्स ने रन बनाया 16, वाई ने बनाया 12 और जेड ने बनाया 9, तो रेशो क्या रहेगा हमारे पास जी, ये रहेगा जी 4:3 और ये भी क्या रहेगा जी 4:3। ठीक है,
तो मतलब एक केस में x ने कम रन बनाए हैं z से, एक में x ने ज्यादा रन बनाए हैं z से। तो मतलब कि आप डेफिनेटली नहीं बता सकते। देखो वैल्यू 1 क्या है, रन स्कोर्ड बाय x, वैल्यू 2 है रन स्कोर्ड बाय y, और वैल्यू 3 है रन स्कोर्ड बाय z। तो आप डेफिनेटली नहीं बता सकते कि वैल्यू 1 जो है वो 3 से बड़ी है या छोटी है, ये डेफिनेट तो नहीं कह सकते ना हम। तो मतलब मेरे पास ना देखो ये भी आंसर हो सकता है, इसके अलावा और देखो वैल्यू 1 जो है, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। अब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, तो हम दोनों में से कोई आंसर नहीं लगाएंगे, हम क्या बोलेंगे, इनसफिशिएंट डेटा, कि डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, p प्लस क्यू बराबर है 10 के, वेयर p q आर इंटीजर, p और q दोनों क्या है, इंटीजर है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन p q आर पॉजिटिव इंटीजर, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू व्हेन p एंड q आर, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -6 या उससे बड़ी, और q की वैल्यू -4 या उससे बड़ी। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पता कब आती है, जब सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। तो अब p प्लस क्यू 10 है, तो p को 5 मान लो, q को 5 मान लो इधर यहां पे। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 25, और कोई वैल्यू 6 4 करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से p यहां पे हमने लेना है -6 से बड़ा, तो -6 से बड़ा 5 हो सकता है कि नहीं, और माइनस q जो है, q को भी 5 ही ले लो, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो 5 5 ले लो, यहां भी क्या आ गया 25 आ गया। तो मतलब दोनों वैल्यूज को हम क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे, दोनों वैल्यूज क्या है बराबर, मैक्सिमम वैल्यू दोनों की 25 25 रहेगी अगर मैं 5 5 रखता हूं तो। ठीक है, अगला सवाल देखो जी, अब यहां पे क्या है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ सेट्स व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, और हमने वैल्यू जो है वो क्या लेनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। और सेकंड में क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको बोला कि दोनों वैल्यूज में क्या रहेगा। अब ये सवाल बड़ा ट्रिकी सा सवाल है। अगर मैं वैल्यू 1 लेके चलूं, 11 से नंबर लेने हैं ना, एक नंबर लेता हूं -5, फिर लेता हूं -4, फिर -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो बेटा ये मेरे पास 11 नंबर हो गए। अब अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज क्या आएगा हमारे पास, 0 करके देख लो, ये सारे कट जाएंगे आपस में, 0 बच जाएगा, 0 आ जाएगा, समी 0 बनेगा यहाँ पे। ऐसे ही आपको बोला गया है कि मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू लेनी थी इसलिए मैंने मिनिमम नंबर लिए हैं। फिर से मुझे क्या करना है, मिनिमम प्रोडक्ट देखना है 11 लगातार नॉन नेगेटिव इंटीजर का। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर में ना बेटा 0 नहीं आता, नेगेटिव जो होते हैं ना वो तो -1 से शुरू होते हैं, 0 जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो 0 से शुरुआत करो, 0 1 2 3 अप टू 10। इनका अगर मैं प्रोडक्ट देखता हूं तो ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या रहेगी, 0, और यहाँ पे एवरेज भी मिनिमम क्या रहेगा, 0। तो मतलब अगर आपसे मिनिमम वैल्यूज की बात करी गई है, कंपेरिजन पूछा गया है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे बराबर रहेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। उसके बाद क्या है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स p q r इज k, p इज एच मच मोर देन एवरेज एज q इज लेस देन एवरेज। अब एवरेज का एक बेसिक सा कंसेप्ट लग रहा है, कह रहा है कि p जो है वो जितना ज्यादा है एवरेज से, यानी कि k से, उतना ही कम है किससे, q कम है किससे, एवरेज से। ठीक है, मतलब ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो बेटा एक चीज बताऊं आप सभी को, जब भी कभी ऐसा सवाल बनता है ना, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होती है। तो मिडिल टर्म ये वाला जो k है, ये ऑब्वियसली दूसरा नंबर होगा, जो तीसरा नंबर होगा, जो कि क्या होगा, r होगा। आपसे r की वैल्यू ही पूछी हुई है, जो कि किसके बराबर होगी, k के, क्योंकि k जो है एवरेज है ना, पर एवरेज हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे सीरीज में कि एवरेज है। नंबर तो 3 कौन से, p q और r है, यानी कि आपने r को ही क्या मान लिया हुआ है, k मान लिया हुआ है। तो k क्या है, बराबर r के, तो इसलिए r की वैल्यू क्या रहेगी, k रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपको बोला गया है लेट x बी द रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की एक खास बात है, पावर जितनी बढ़ती जाएगी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, पावर जितनी घटती जाएगी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो x को अगर मैं 1/2 मान लूं, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, और 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जहां पावर ज्यादा होगी वैल्यू कम होगी। यहां पे देखो जी, यहां पावर 1 है और यहां पे पावर क्या है, 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये छोटी बता रही है कि x ग्रेटर बता रहा है, x क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस होना चाहिए। तो ये गलत हो गया। तो ओनली 1 क्या होगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। अब लास्ट सवाल देखो, टोटल 34 क्वेश्चन थे मैथ के, तो ये 34th क्वेश्चन ही है। इसके अलावा एक दो सवाल और थे, वो एक आपको सीरीज ही दे रखी थी जिसमें ट्रिपलेट लग रहे थे, जिसका 65 आंसर है, 16, 63, 65, पर वो रीजनिंग का सवाल था, इसलिए वो रीजनिंग को ही दे दिया हमने। तो ये मैथ का लास्ट सवाल है, ठीक है। आपने मुझे बताना जरूर है कि कितना आंसर बना है इसका, ठीक है। आप सभी ने एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि दो नंबर्स हैं जिनमें डिफरेंस 10 का है, तो बताओ कितनी पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज बन सकती है जो उनके बीच की जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होने चाहिए। तो आप बना के देखो, 5 और 15 का सेट बना लो, 15 और 25 का सेट बना लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने इसमें आपको वैल्यूज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। ज्यादातर सवाल तो मैंने एक्सप्लेन करवा दिए हैं, बाकी आंसर आप सभी ने मैच करने हैं। कोई भी आंसर आपको लगे कि हाँ जी ये गलत है या इसमें चेंज हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी विल डिस्कस कि क्या इसका आउटकम निकल सकता है। देखो नो डाउट यूपीएससी सीसर का ये वाला पेपर बहुत ज्यादा ट्रिकी पेपर है, बहुत लेंथी पेपर भी और मुश्किल भी है, ठीक है। तो गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, गलती मैं भी कर सकता हूं। तो अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ये चीज आपकी सही नहीं है, तो प्लीज डू लेट मी नो, ताकि उसको कमेंट सेक्शन आप जब बताओगे आंसर तो उसको वेरीफाई किया जा सके, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।